तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रू गॉड ऑफ मार्शल आर्ट। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को पहाड़ों में भागता हुआ दिखाई दिया जाता है। गाइस इस बंदे के पास एक हेवनली फायर नामक ट्रेजर था और उसी ट्रेजर को छीनने के लिए इस दुनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स ने इस बंदे पर अटैक कर दिया था। वो लोग उस बंदे पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे। तभी उन असैसिन का जो लीडर होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर एक काफी बड़ी फॉर्मेशन का निर्माण कर देता है, जिसमें वह जो बंदा भाग रहा था उसे ट्रैप कर लेता है और उस पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। तभी उन असैसिन का लीडर अपने सामने वाले बंदे पर काफी ज्यादा अपने साथियों से अटैक करवा देता है, जिससे वह बंदा बच नहीं पाता। उस बंदे ने अपने चारों तरफ एक शील्ड तो बनाई हुई, लेकिन इन असैसिन का ग्रुप वर्ल्ड में टॉप नंबर पर आता था। वहां पर उन असैसिन का लीडर जिसको उसने पकड़ा हुआ था उससे कहता है, नी फेंग तू अगर अपनी जान बचाना चाहता है ना तो मुझे वो हेवनली फायर दे दे। क्या तू इतना ज्यादा पीट उठ रहा है? अगर तू मुझे वो हेवनली फायर दे देता है ना तो मैं पक्का तेरी जान बख्श दूंगा। वहां पर नीफेंग कहता है तू सपना ही देखता रह, और नीफेंग तुरंत अपने पीछे खाई होता है उसमें कूद जाता है। नीफेंग मन ही मन सोचता है मेरी लाइफ काफी ज्यादा बेकार थी, बचपन में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। अगर मुझे एक मौका मिले ना तो वो सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा और मैं अपनी फैमिली का हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। और मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी लाइफ ऐसे एंड होने वाली है। और वह भगवान से एक न्यू लाइफ की प्रार्थना करता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप को देखता है और कहता है मैं तो काफी ज्यादा यंग लग रहा हूँ। और तुरंत वो अपने हाथों को देखता है और कहता है ये क्या है? जो नीफेंग होता है वो अपनी चारों तरफ देखता है और कहता है क्या मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ? ये सारी तो वही चीजें लग रही हैं जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था। मेरी 16 साल की उम्र की ये सारी चीजें हैं। वह कमरे में इधर उधर सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ती है जहाँ पर उसे बचपन की यादें आती है कि उसी कुर्सी पर उसके फादर बैठकर उसे पढ़ाया करते हैं। वहाँ पर नीफेंग अब कंफर्म हो चुका है कि वह पक्का ही अपने लाइफ में पीछे आ चुका है। नीफेंग कहता है क्या भगवान ने मेरी सच में सुन ली? वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नीफेंग वहाँ से जाते हुए सोचता है मेरी एज इस समय 16 ईयर है। तभी नीफेंग जैसे ही आगे बढ़ता है उसे काफी तेज अपनी बॉडी में एक पेन होने लगता है और कहता है तो हेवनली फायर की प्रेजेंस है मेरी बॉडी में, यानी मैं टाइम में जब पीछे आया तो मेरे साथ हेवनली फायर भी आ गया। और इस हेवनली फायर ने मेरी बॉडी के अंदर ट्रू यंग बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया है। यही सोचकर वहां पर जो नीफेंग होता है वह तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपने ट्रू यंग बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसका डांटियान भी रिकवर होने लगता है। वहां पर जो येफेंग होता है वो मन ही मन सोचता है जब मैं 10 साल का था तभी से किसी ने मुझे चुपके से बहुत ही खतरनाक एक जहर दे दिया था, जिसके कारण एकदम मैं 16 साल के होते होते मेरी कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। बट अब मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ और मेरे पास ये हेवनली फायर है। इस हेवनली फायर ने मेरी बॉडी के अंदर ट्रू यंग बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण अब वो पॉइजन नलिफाई हो गया है। उसके बाद जो यहाँ पर नीफेंग होता है वो कल्टीवेशन खत्म करने के बाद खड़ा होता है। तभी उसे कमरे के बाहर से काफी तेज तेज आवाजें सुनाई देती है। नीफेंग तुरंत एकदम खिड़की से जाकर झांकता और ध्यान से सुनता है तो उसे 2 बंदे बाहर लड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं, जिनमें से एक बंदा नीफेंग के फादर होते हैं और जो आगे धमका रहा था उनके सेकंड ब्रदर यानी नीफेंग के अंकल होते हैं। नीफेंग के अंकल नीफेंग के फादर को धमकाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेंसाई की खान को बेचने की? तुम जानते थे ना कि वो हमारी फैमिली के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस खान से हमारी फैमिली में बहुत सारे रिसोर्सेस आते थे, पर तुमने उन्हें कुछ मेडिसिन के बदले वो उसे बेच दिया। नीफेंग के फादर जो इस फैमिली के पैट्रियार्च होती है वह कहते हैं वह खान इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। वैसे उस खान को मैंने ही बहुत ही ज्यादा सस्ते में खरीदा था और मैंने उसे अब बेच दिया, और उससे जो पैसे मिले हैं मैंने एक्सट्रीम इन पिल खरीदा है
वहाँ पर सेकंड अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा एकदम नल्ला है, तुम्हारे बेटे के अंदर जो पॉइजन है उसे कभी भी नलिफाई नहीं किया जा सकता, केवल थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है। तुम ऐसे फैमिली की प्रॉपर्टी बेचते तो नहीं रह सकते ना। वहाँ पर जो फैमिली के पैट्रियार्च यानी नीफेंग के फादर होते हैं वह कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नल्ला बोलने की, मेरा बेटा एक दिन पक्का ही ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस पिल से लगता है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बढ़िया से रिकवर हो जाएगी। और तुम भूलो मत मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च हूँ और मैंने इस फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ किया है। अब मेरी बेटी की जान खतरे में है तो मैंने एक खान बेच दिया तो क्या बुरा कर दिया। वहाँ पर सेकंड अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं जाकर ये शिकायत एल्डर से करूंगा। नीफेंग के फादर बोलते हैं हाँ जा, मैं भी इस मामले को हैंडल कर लूंगा। और इधर हमें नीफेंग को दिखाया जाता है जो कमरे में सारी चीजें सोच रहा होता है और वह मन ही मन सोचता है जब मैं पिछले जन्म में 16 साल का था तब मेरे फादर ने मेरी जान बचाने के लिए एक नीशिंग नामक खान थी उसे बेच दिया था। मेरे लिए एक्सट्रीम इन मेडिसिन लेकर आए थे लेकिन उस मेडिसिन से भी मेरा पॉइजन नलिफाई नहीं हुआ था और ऐसे करके मेरे फादर ने बहुत सारे रिसोर्सेस फैमिली के बेचे थे जिसके कारण मेरे सेकंड अंकल ने एल्डर से बात कर उन्हें फैमिली पैट्रियार्च के पद से निकाल दिया था। लेकिन मैं अब यह दोबारा नहीं होने दूंगा। पहले मुझे पावरफुल होने की जरूरत है क्योंकि अब मेरी बॉडी के अंदर से वो पॉइजन निकल चुका है। उसके बाद वहाँ पर नीफेंग जाकर फिर से कमरे में सो जाता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा तुम उठ चुके हो। और वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं तुमने तो वो एक्सट्रीम इन पिल नहीं लिया फिर भी तुम कैसे उठ गए, क्या ये कोई चमत्कार। और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर वो अपने पास से एक्सट्रीम इन पिल का डब्बा निकाल कर सीधे नीफेंग को देते हैं और कहते हैं बेटा ये खा लो, इससे तुम्हारा पॉइजन नलिफाई हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर इस मेडिसिन का काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर नीफेंग बोलता है नहीं फादर, मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो नलिफाई हो चुका है, अब मुझे एक्सट्रीम इन पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। नीफेंग के फादर जैसे यह सुनते हैं वह मन ही मन सोचते हैं लगता है मेरे बेटे ने मेरे और मेरे भाई के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो सुन लिया, इसीलिए वो कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ क्योंकि इस फैमिली पर आधा अधिकार तो मेरा बनता है ना। और मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी, मैं पूरी अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूँ। वहाँ पर नीफेंग बोलता है फादर अब समझे नहीं, मेरी बॉडी के अंदर से ना जो पॉइजन था उसको मैंने नलिफाई कर दिया क्योंकि मेरी बॉडी में ट्रू यंग बॉडी एक्टिवेट हो गई है। यह बात सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है फादर यही नहीं बल्कि अब मैं कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। नीफेंग के फादर जैसे ही नीफेंग की बातें सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच बात है। वहाँ पर नीफेंग बोलता है हाँ फादर, वह तुरंत खड़ा होकर उन्हें दिखा भी देता है। नीफेंग के फादर कहते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर नीफेंग कहता है फादर वो देखिए डेस्क पर कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, क्या आप मेरे लिए वो मेडिसिन ला सकते हैं, उससे मैं अपनी बॉडी को और भी बढ़िया से कल्टीवेट कर पाऊंगा और साथ ही साथ मेरी पावर भी इंक्रीज होगी। वहाँ पर नीफेंग के फादर तुरंत उस मेडिसिन वाले पन्ने के पास जाते हैं और उन मेडिसिन को देखने लगते हैं और कहते हैं ये सारी मेडिसिन तो काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा महंगी है, इनको खरीदने में तो मेरे काफी ज्यादा रुपए खर्च हो जाएंगे। पर वह मन ही मन सोचते अरे मेरे बेटे को अब वो एक्सट्रीम इन पिल नहीं चाहिए, अगर मैं उस एक्सट्रीम इन पिल को दोबारा बेच दूं तो मैं उसके लिए सारी रिसोर्सेस और मेडिसिन बहुत ही आसानी से ला सकता हूँ। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रू गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 2। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 1 को मिस कर दिया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नीफेंग ने अपने फादर को एक मेडिसिन की लिस्ट दी थी और कहा था प्लीज फादर मेरे लिए ला दीजिए क्योंकि मेरी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी मेडिसिन की मुझे जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर नीफी की फादर पूछते हैं बेटा तुम्हें कितनी मेडिसिन चाहिए। वहाँ पर नीफेंग बोलता है मुझे 10 पीसेस चाहिए। वहाँ पर नीफेंग की फादर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं
क्या 10 पीसेस? फिर वो अपने आप को शांत करते और कहते हैं मेरा बेटा अभी ठीक हुआ है, उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़े मैं करूंगा, पर ये मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी है। नीफेंग के फादर मन ही मन सोचते हैं अरे मेरे पास तो वो एक्सट्रीम इन पिल है ना जो मैं इसके लिए खरीद कर लाया था, वो काफी ज्यादा महंगी पिल है, बट वो मेरा बेटा पहले से ही ठीक हो चुका है, तो मैं इस एक्सट्रीम इन पिल को बेचकर अपने बेटे के लिए सारी मेडिसिन और हर्ब्स लेकर आ जाता हूँ। वहाँ पर नीफिंग अपने फादर से बोलता है फादर मेरे लिए मेडिसिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी मेडिसिन मेरे लिए 1 महीने तक इनफ होंगी। वहाँ पर ये बात सुन उसके फादर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर वो अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं मुझे किसी भी हालत में सारी मेडिसिन लेकर आनी होगी। उसके बाद वहाँ पर नीफिंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो नीफी होता है वो बैठकर चाय पी रहा होता है और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में जब वो छोटा था तो वो काफी ज्यादा बीमार हुआ करता था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक काफी खतरनाक पॉइजन था और उस पॉइजन को उसकी बॉडी से निकालने के लिए उसके फादर ने काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था और अपने सेक्ट से बहुत सारे रिसोर्सेज बेच दिए थे, पर उन्होंने उतने भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बेचे थे। बट सेकंड अंकल ने नीफेंग के फादर पर बहुत सारे इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने अपने सेक्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज बेच दिए हैं, जिससे हमारा सेक्ट कंगाल हो चुका है। इसी कारण सेक्ट एल्डर्स ने उन्हें पैट्रियार्च की पोजीशन से हटा दिया था, पर अभी ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जल्दी से पावरफुल होने की जरूरत है और मुझे अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहाँ पर नीफेंग यही सारी बातें मन ही सोच रहा होता है, तभी कुछ टाइम बाद उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह नीफेंग को बुलाते हैं। नीफेंग कहता है ठीक है फादर। उसके फादर बहुत सारी मेडिसिन लेकर आए होते हैं। उसके फादर तुरंत वहां पर सारी मेडिसिन को खोलने लगते हैं। नीफेंग के फादर बोलते हैं क्लैंस में मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए देखो ये सारी मेडिसिन से इनफ है ना, मैंने 3 एक्स्ट्रा भी ला दिया। वहां पर नीफेंग उन सारी मेडिसिन की पुड़ियाओं को देखता है और कहता है फादर ने तो मेरे लिए काफी ज्यादा हर्ब्स और मेडिसिन ला दी थी, मैंने कहा केवल 10 बट उन्होंने तो 13 लेकर आया। उसके बाद वहां पर जो नीफेंग होता है वह तुरंत उन सभी मेडिसिन का यूज करते हुए वहां पर बहुत हाई लेवल की पिल्स का निर्माण करने लगता है, जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड के साथ बढ़ा सके। उसने बहुत सारी पोर्शंस बनाए हुए थे। वहां पर जो नीफेंग होता है वह तुरंत उन सभी पोर्शन का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने लगता है। नीफेंग कुछ टाइम कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करता है और वह ब्रेक थ्रू भी कर जाता है। गाइस हमें यहाँ पर नीफेंग की कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि नेक्स्ट एपिसोड फाइट जब होगा ना तब नीफिंग वहां अपनी कल्टीवेशन शो करेगा। वहां पर जो नीफिंग होता है वो कल्टीवेशन करने के बाद बाहर सेक्ट में थोड़ा सा घूमने के लिए आया होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है अबे ओए नल्ले इधर तक। वहां पर नीफिंग पीछे मुड़ता है। नीफिंग देखता है कि वहां पर कुछ बंदे आ रहे होते हैं। नीफिंग इन बंदों को जानता था, ये सारे लोग नीफिंग के कजन होते हैं। नीफिंग का कजन नीफिंग की तरफ देखकर बोलता है अबे कचड़े तू ठीक हो गया क्या? तेरे फादर ने लगता है जो मेडिसिन तुझे ला कर दी थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, पर मैं भी देखता हूँ कि तू कितनी दिनों तक ठीक रहता है। वैसे तेरी कल्टीवेशन बढ़ी कि नहीं? वहां पर नीफिंग का कजन उससे छोटा होता है, पर वो अपने टांग को उठाकर नीफिंग पर ये शब्द बोलता है। वहां पर नीफिंग बोलता है चल हट बे, मुझे तुमसे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वैसे एक बात बता दूं, फिर से कभी मेरे रास्ते में मत पड़ जाइयो, वरना मैं तुझे इतना पीटूंगा ना कि तू चलने की भी लायक नहीं रहोगा। वहां पर नीफिंग का कजन यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे किधर जा रहा है, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ना ना, क्या धमकी दे रहा है? तभी पीछे के कुछ बंदे बोलते हैं इस नीफिंग को तो काफी ज्यादा घमंड आ गया है भाई, आपकी कल्टीवेशन शो इससे ज्यादा खतरनाक है, आप चाहे तो अभी इसको उठाकर पटक सकते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एल्डर्स की मीटिंग में, जहां पर नीफिंग के सेकंड अंकल ने मीटिंग बुलाई होती है और वह नीफिंग के फादर यानी तियान होंग की तरफ देखकर कहते हैं सभी सेक्ट एल्डर्स आप जान रहे हैं ना मेरा भाई तियान होंग यानी पैट्रियार्च ये क्या क्या कर रहा है, ये फैमिली की बहुत सारी रिसोर्सेस बेच रहा है। इसने कुछ टाइम पहले यांसोंग की खान बेच दी और मैंने कुछ टाइम पहले इसका पीछा किया था। इसने बहुत सारी मेडिसिन जो बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं वो खरीदा है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि ये सारी मेडिसिन ये किसके लिए कर रहा है, ये अपने बेटे के लिए कर रहा है। आप भी जानते हैं कि इसके बेटे के अंदर जो पॉइजन है उसका इलाज नहीं हो सकता, पर ये सेट की बहुत सारी रिसोर्सेस ऐसे बेचता जा रहा है। अगर इस सेट के ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस बेचता रहेगा तो हमारा सेट कंगाल होने में समय नहीं लगेगा। वहां पर जो एल्डर्स होते हैं वह तुरंत तियान होंग यानी नीफिंग के फादर की तरफ देख कर कहते हैं
तियानहोंग, हम तुम्हारी निष्ठा को इस सेक्ट के प्रति जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही साथ तुमने इस सेट के कभी बुरा नहीं चाहा और बल्कि तुमने हमारे सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि तुम फालतू में ये सारी रिसोर्सेस मत बेचो। अब तुम यहीं पर रुक जाओ तो हम तुम्हें सेक्ट का पैट्रियार्च बने रहने देंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि तुम सेक्ट के लिए कितना कुछ करते हो। वहां पर ये बात सुनकर जो सेकंड अंकल होता है वो मन ही मन सोचता है, अबे मैं ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर इसे सेक्ट के पैट्रियार्च के पद से हटाना चाहता हूँ और खुद पैट्रियार्च बनना चाहता हूँ, पर ये लोग तो उसे एक सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं। वहां पर जो सेकंड अंकल होते हैं वो काफी ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या ये लोग नीफेंग के फादर को पैट्रियार्च पद से हटा देंगे या नहीं, ये सब जानने का नीफेंग के जो अंकल होते हैं ना, वह नीफेंग के फादर पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि नीफेंग के फादर ने क्लैन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया है और अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेकर आई हैं और उनका बेटा आप लोग भी जानते हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकता और वह उन्हें क्लैन हेड की पोजीशन से हटाने वाले थे। बट वहां पर नीफेंग के फादर बोलते हैं, मेरे बेटे की बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो पहले ही निकल चुका है, अब वह पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा चंगा हो चुका है, जिसके कारण अब मैं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा और मैंने जो भी बेचा है ना वो सारी अपने हिस्से की ही बेची है। तभी वहां पर जो नीफेंग के सेकंड अंकल होते हैं वो बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे बेटे में हीट पॉइजन है, हीट पॉइजन का एंटीडोट कहीं भी नहीं है, तुम्हारा बेटे का मेरिडियंस भी खराब हो चुका है, तुम जरूरी झूठ बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई जरूर चाल चले होगे, हीट पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं है। वहाँ पर जितने भी क्लैंस के एल्डर्स होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि हीट पॉइजन का तो कोई भी इलाज नहीं है, बट अगर नीफेंग की बॉडी से सच में हीट पॉइजन निकल गया होगा तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। नीफेंग के अंकल बोलते हैं, ये जरूर कोई चाल बना रहा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नीफेंग आ जाता है और कहता है, मेरी बॉडी के अंदर से सच में हीट पॉइजन निकल चुका है, जिसको जो भी टेस्ट करना है ना वो टेस्ट कर ले। तभी वहां पर नीफेंग के अंकल बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट की मीटिंग में ऐसे आ जाने की, ये क्लाइंट की मीटिंग हो रही है, कोई फालतू वालतू चीज नहीं हो रही है। तभी वहां पर नीफेंग बोलता है, ये सब छोड़िए, मैंने कहा ना कि मेरी बॉडी के अंदर से हीट पॉइजन निकल चुका है, जिसको विश्वास नहीं है ना मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करके अपनी टेक्निक्स भी दिखा सकता हूँ, तब आप लोग को विश्वास तो हो जाएगा ना। अगर आपको कोई और डाउट है या किसी तरह का आपका और टेस्ट लेना है ना तो वो भी आप मेरा ले सकते हैं। तभी वहां पर जो नीफेंग के अंकल होते वह कहते हैं, जरूर मेरे भाई ने तुम्हें जब वो पिल खिलाई होगी ना जो उसने खान को बेच कर लाई थी, तब उसी कारण तेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी और निकलेगा। वहां पर एल्डर्स भी कुछ टाइम सोचने लगते हैं और वह नीफेंग से कहते हैं, हाँ नीफेंग तुम अपना टेस्ट दे सकते हो, तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। वहां पर तभी जो नीफेंग के अंकल होते वह कहते हैं, ठीक है नीफेंग हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल ही रहे हो तो चलो तुम अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज मत यहाँ करो, बल्कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ फाइट करना होगा। मेरा बेटा इस समय मिड एक्सपेंशन लेवल पर है, अगर सच में तुम्हारी बॉडी के अंदर से हीट पॉइजन निकल गया होगा तो तुम मेरे बेटे की वार का सामना कर पाओगे। और हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो सेकंड अंकल का बेटा होता है ना वही सारी बातें छुपकर देख रहा होता है। वहां पर तभी उसके बाप बोलता है, अरे चल इधर आ बे तू। उसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, अरीना में दोनों लोग आमने सामने आ चुके होते हैं। सेकंड अंकल मन ही मन सोचते हैं मेरा बेटा मिड एक्सपेंशन लेवल पर है और यहाँ पर सबको पता है कि हीट पॉइजन का इलाज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नीफेंग की असलियत सबके सामने आएगी। इधर हमें दिखाया जाता है जो अंकल का बेटा होता है ना गाइस, इसका नाम फियर होता है। वहां पर जो फियर होता है वह नीफेंग की तरफ देख कर कहता है, नीफेंग अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एकदम चोटिल वोटिल नहीं करना चाहता, हम लोग फैमिली के ही बंदे हैं। बट वहां पर नीफेंग दिखाया जाता है जो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तो अपने फादर से बातें कर रहा होता है। नीफेंग इस फाइट में जितना हो सके ना उतना ही अपनी ताकत लगाना
वरना तुम फिर से चोटिल लोटिल हो सकते हो, क्योंकि अभी तुम ठीक ही हो। वहां पर नीफेंग बोलता है ठीक है फादर। उसके बाद नीफेंग अरीना में पहुंच जाता है, जहां पर नीफेंग का भाई बोलता है, यानी वो फियरी बोलता है, नीफेंग चुपचाप हार मानकर चले जाओ, मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा हाई है। बट वहां पर नीफेंग कहता है अटैक करो। तभी फियरी नीफेंग पर अटैक करता है। नीफेंग तुरंत उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपना एक हाथ सीधे अपनी पावर्स को समन करके उसे मार देता है, जिसके कारण फियरी जाकर दूर गिरता है और वह सीधे अपने बाप के ऊपर गिरता है। वहां पर फियरी भी काफी ज्यादा शौक था, साथ ही साथ सेकंड अंकल भी काफी ज्यादा शौक थे। और फिर वो अपने बेटे को उठाते और कहते हैं नालायक, तू नीफेंग को नहीं संभाल पा रहा है, तेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई है, जा फिर से लड़। तभी वहां पर जो फियरी होता है फिर से ग्राउंड में चला जाता है। वहां पर नीफेंग के फादर भी सोचते हैं कि नीफेंग को अभी ठीक हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी कल्टीवेशन भी काफी स्पीड के साथ बढ़ी है, ये जरूर हमारी फैमिली को काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगा। और वो काफी ज्यादा मन ही मन खुश भी हो रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है फियरी की तरफ, जो नीफेंग की तरफ देखकर कहता है, नीफेंग पहली बार तो मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, बट इस बार नहीं। और तुरंत वह फिर से अपनी पावर्स का यूज करते नीफेंग पर अटैक करता है, बट नीफेंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर से अपनी पावर से फियरी पर अटैक कर देता है, जिससे इस बार फियरी जाकर दूर गिरता है और सीधे वो आसमान से उड़ता उड़ता जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। इस नज़ारे को देखकर वहां पर फियरी भी साथ ही साथ एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर्स तुरंत वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं, नीफेंग सच में तुम्हारी बॉडी के अंदर से हीट पॉइजन निकल चुका है। अगर हीट पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी होता ना, तुम इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम्हारी मेरिडियंस भी ओपन हो चुकी है। सच में तुम काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बंदे भी बन चुके हो, जिसने बहुत ही आसानी के साथ मिड एक्सपेंशन लेवल के बंदे को हरा दिया। और वो लोग काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे और कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया है। और आज से मैं अनाउंस करता हूँ ना कि नीफेंग के फादर को क्लैन पोजीशन से नहीं हटाया जाएगा। नीफेंग के फादर ने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कुछ किया है। तभी वहां पर जो फियर होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं इस लूजर से नहीं हार सकता, मैं इस बार अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा, ये जरूर इस नीफेंग का कोई चाल होगा। एल्डर्स मुझे एक बार और मौका दीजिए, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए नीफेंग पर अटैक करूंगा। वहां पर जो सेकंड अंकल होते हैं वो भी एल्डर्स से परमिशन मांगते हैं और कहते हैं, जरूर इस नीफेंग ने कोई ना कोई ट्रिक खेला होगा, कृपया मुझे एक और मौका मेरे बेटे को दीजिए। वहां पर जो एल्डर्स होते हैं वो मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, ठीक है, इसी बहाने हम लोग नीफेंग की पावर को भी चेक कर लेंगे कि उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ी है। दूसरे एल्डर्स भी बोलता है, ठीक है, यहाँ पर उन लोग की थोड़ी भी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और कुछ अगर गलत होता है तो हम लोग तो हैं ही। उसके बाद जो फियर होता है वो फिर से एरिना में पहुंच जाता है और कहता है, नीफेंग इस बार तू नहीं बचेगा। वह नीफेंग पर अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। वह काफी खतरनाक पंचेस से सीधे नीफेंग पर अटैक कर रहा था, जिससे नीफेंग पीछे भी हट रहा था। नीफेंग कहता है, तो ठीक है, मेरी मार्शल आर्ट पावर का सामना करो। नीफेंग बहुत सारे हैंड्स क्लोन बनाकर सीधे फियरे पर अटैक करने लगता है। फियरे भी नीफेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा एकदम शॉक हो गया होता है। नीफेंग काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण जो फियरे होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। और वहां पर फियरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नीफेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। गाइस, एक ही अटैक में नीफेंग के जो फियरे था वो जाकर एकदम दूर गिरा था। फियरे फिर से खड़ा हो जाता और कहता, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी सीधे नीफेंग काफी स्पीड के साथ उसके पास जाता है और उसके थोबड़े पर एक बहुत ही खतरनाक पंच दे देता है, जिसके कारण जो फियरे होता है ना वो सीधे जाकर नॉकआउट हो जाता है और उठते उठते सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। अब वो इस पंच के कारण वो उठ भी नहीं पा रहा था। फियरे के फादर उसके पास जाते हैं, वह देखते हैं कि फियरे तो काफी ज्यादा घायल, मतलब उतना घायल नहीं हुआ होता है, बस उसकी बॉडी से एनर्जी खत्म हो गई होती है। वहां पर जो नीफेंग के पास सारे एल्डर्स आ जाते हैं और कहते, बहुत ही बढ़िया नीफेंग, तुम्हारी बॉडी के अंदर से सच में हीट पॉइजन निकल चुका है और साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। तुम अभी तुम कितना दिन तुम्हें ठीक हुआ होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया से बढ़ी है, इसीलिए जो भी तुम्हें सेक्ट से रिसोर्सेज चाहिए ना वो ले सकते हो। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि नीफेंग के फादर ही क्लैन हेड बने रहेंगे। वहां पर एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग की तरफ। जो नीफेंग होता है ना वो कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। नीफेंग यहाँ पर अपने 12 मेरिडियंस में से 12 मेरिडियंस को एक्टिवेट करने वाला था। गाइस, हर एक बंदे के पास ना 12 मेरिडियंस होते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो टॉप लेवल के कल्टिवेटर होते हैं उन्होंने केवल अपने 8 मेरिडियंस ही खोले होते हैं। जो भी बंदा अपनी 8 मेरिडियंस को खोल लेता है ना, उसे टॉप लेवल का जीनियस माना जाता है। बट यहाँ पर नीफेंग ने पूरे अपने 12 के 12 मेरिडियंस खोल लिए होते। एक नॉर्मल बंदा केवल 4, 5, 6 इतने ही मेरिडियंस को खोलता है, पर फिर भी वो जीनियस कहलाता है। बट यहाँ पर नीफेंग ने तो अपनी 12 के 12 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। गाइस, आगे की वीडियो मैं जल्दी डाल रहा हूँ। वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 4 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वांग हाई रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। इस रेस्टोरेंट में 2 फैमिली के यंगर जनरेशन के लोग आपस में चैलेंज देने के लिए तैयार थे। तभी का होटल का एक वेटर होटल के मालिक के पास जाता और कहता है कि हमें इन सब की फाइट को रुकवाना चाहिए। यहाँ पर अगर फाइट हुई ना तो होटल को भी नुकसान हो सकता है। वहाँ पर होटल का मालिक बोलता है, नहीं, फाइट रुकवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हुए ना, उनको जाकर पूछ कि फाइट को एंजॉय करने के लिए उन्हें और कुछ चाहिए, मतलब दारू वारू जाओ से पूछ। वैसे भी यहाँ पर यंगर जनरेशन की फाइट को देखने में बहुत ही ज्यादा लोगों को मजा आ जाता है और इससे हमारी होटल में थोड़ा सा और भी ज्यादा सेल हो जाएगा और कस्टमर और देर तक यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। 2 फैमिली के यंगर जनरेशन के लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से जो लेफ्ट साइड वाली फैमिली थी ना, वो नी फैमिली थी और राइट साइड वाली शी फैमिली थी। नी फैमिली का बंदा बोलता है, गाइस, नी फैमिली हमारे जो हीरो है ना उसी की फैमिली है। अबे शी फैमिली वालों, तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो? अच्छा बताओ किस तरह से हम लोग के बीच में ये मुकाबला होगा। तभी वहाँ पर जो शी फैमिली का बंदा होता है वो हंसते बोलता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है? वैसे मैं बता दूं, तेरी पावर और मेरी पावर लगभग बराबर है। वैसे चल, अब मैं तुझे इस फाइट का रूल बता देता हूँ कि कैसे हम लोग फाइट करेंगे। देखो, हम लोग ना 3 राउंड्स में फाइट करेंगे। पहले राउंड्स में हम जिस बंदे को भेजेंगे, तुम्हें भी अपना अपोनेंट भेजना होगा। 3 राउंड्स में से जो 2 राउंड जीत गया ना, वो कंपटीशन जीत जाएगा। और वहाँ पर जो शी फैमिली का बंदा होता है ना, वो नी फैमिली की थोड़ी सी बेइज्जती भी कर देता है। तभी वहाँ पर जो नी फैमिली का एक बंदा, गाइस आपको इस बंदे का नाम याद होगा, इस बंदे का नाम फियरी था, वही सेकंड अंकल का बेटा। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, रुक, मैं तुझसे फाइट करूंगा, तेरी इतनी हिम्मत? तभी नी फैमिली का बंदा रुक लेता और कहता है, अबे क्या कर रहा है, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी जो नी फैमिली का बंदा होता है वह कहता है, तुम लोग पीछे हटो। उसके बाद नी फैमिली का बंदा, गाइस इस बंदे का नाम ना लुओ फैंग होता है। लुओ फैंग आगे बढ़ता और कहता है, मैं पहले राउंड में तुम लोग से लड़ने के लिए आगे आऊंगा, तुम लोग की तरफ से कौन आ रहा है? वहाँ पर लुओ फैंग सोचता है, मेरी कल्टीवेशन पीक ऑफ चक्रा ओपनिंग रियलम पर है और यहाँ पर जो मेरे सामने बंदा है वो भी पीक ऑफ चक्रा ओपनिंग रियलम पर है। तभी वहाँ पर जो शी फैमिली का बंदा होता है जिसका नाम शी चैन होता है, वो भी सोचता है कि मेरी और लुओ फैंग की कल्टीवेशन एकदम सेम लेवल पर है। अगर हम दोनों फाइट करेंगे ना, तभी वहाँ पर एक तलवार आकर सीधे जमीन पर गिरती है और उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलता है। और वहाँ पर हमें एक बंदे की काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री को दिखाया जाता है। वह बंदा बोलता है, वहाँ पर वो बंदा बोलता है, मैं शी फैमिली की तरफ से फाइट करूंगा, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? और वहाँ पर थोड़ा सा वो हंसने भी लगता है। तभी जो नी फैमिली का लुओ फैंग होता है वो मन ही मन सोचता है, मैंने तो इस बंदे को कभी भी शी फैमिली में नहीं देखा और ना ही मैं इसके लेवल के बारे में जानता हूँ। पता नहीं ये कौन बंदा है, क्या ये शी फैमिली से है भी या नहीं। और गाइस वहीं ऊपर के एरिया में ना हमारा हीरो भी होता है, नी फैंग। नी फैंग तुरंत वहां पर एक काफी खतरनाक वाली आइकॉनिक एंट्री लेता है और कहता है, मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी नी फैमिली के जो बंदे होते हैं वो नी फैंग से बोलते हैं, नी फैंग तुम अभी अभी ठीक हो और तुमने अभी सही से कल्टीवेशन भी नहीं किया, तुम इस बंदे से फाइट नहीं कर सकते और साथ ही साथ हम इस बंदे को भी नहीं जानते और हम नहीं जानते कि इसके पास कितनी पावर है। वहाँ पर जो नी फैंग होता है वह लुओ फैंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसका नाम कुयुन फांग है और ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और तुम लोग मेरी चिंता मत करो, इसकी स्वॉर्ड कल्टीवेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद जो नी फैंग होता है
वह तुरंत अपने सामने वाले अपोनेंट यानी कोन यून फांग की तरफ देख कर कहता है, ए जितने भी सी फैमिली के नालायक लोग उसके पीछे खड़े ना, साइड हट जाओ और एरिना को खाली करो। तभी सी फैमिली का एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा अजीब छक्का नहीं लग रहा था वो आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सी फैमिली को एकदम यूजलेस बोलने की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं साले, इसके लिए तो तुम्हें पे करना होगा। तभी वो बंदा को यून फांग की तरफ जाकर कहता है, भाई को यून फांग इसको छोड़ना मत, नी फैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीटना। हम जानते हैं कि तुम हमारे सी फैमिली से नहीं हो, बट तुम्हें तो हमारी मदद करनी होगी। तभी वहाँ पर जो लुओ फैंग होता है वह जैसे सुनता है कि कोयुन फांग सी फैमिली से नहीं, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है सी फैमिली वालों सालो ये तो मेरे और तेरे फैमिली के बीच का मैटर है, यानी नी फैमिली और सी फैमिली। तो ये बंदा बाहर की फैमिली से तुम लोग की मदद क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारे यंगर जनरेशन में कोई लड़ने लायक नहीं बचा है? तभी वहाँ पर जो कोन यून फांग होता है वही स्वॉर्ड कल्टिवेटर हुआ लुओ फैंग से कहता है, अब तो फाइट का चैलेंज हो चुका है, अब तुम लोग मुझसे डर कर पीछे हटना चाहते हो क्या? अच्छा चलो चुपचाप हार मान लो मुझसे और पीछे हट जाओ। तभी वहाँ पर जो नी फैंग होता है वह कहता है, भाई लुओ फैंग तुम लोग पीछे हटो, मैं इसको दिखाता हूँ। वहाँ उसके बाद जो नी फैंग होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। नी फैंग और वह स्वॉर्ड कल्टिवेटर दोनों ही एक लेवल की तरह से फाइट कर रहे थे। नी फैंग की कल्टिवेशन उससे लो थी, बट वहाँ पर नी फैंग उस स्वॉर्ड कल्टिवेटर पर भारी पड़ा था। वहाँ पर वो स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी काफी ज्यादा शौक में था। ऊपर से जितने लोग भी ये फाइट देख रहे थे वो लोग भी शौक में थे और कहते हैं, अभी ये तो नी फैंग था ना, इसकी बॉडी में तो पॉइजन था जिसकी वजह से कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, बट अचानक से जैसे इसकी बॉडी से वो पॉइजन निकला ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? वहाँ पर स्वॉर्ड कल्टिवेटर कोन यून फैंग बोलता है, अब तू मेरी असली पावर देखेगा, और वह तुरंत नी फैंग को पीछे हटा देता है और वहाँ पर तुरंत एक अजीब सी टेक्निक को परफॉर्म करता है जिससे आसमान से बहुत सारी स्वॉर्ड सीधे नी फैंग की तरफ गिरने लगती हैं। वहाँ पर नी फैंग कहता है, अब तूने अपनी सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया ना, बट ये मेरे सामने एकदम बच्चों वाली है। वहाँ पर नी फैंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उठाता और कहता है, अब ले तुम मेरी टेक्निक का सामना कर। और अचानक से नी फैंग की स्वॉर्ड में ना आग उग लग जाती है और तुरंत वहाँ पर एक अजीब सा बवंडर बन जाता है। वह बवंडर सीधे उन सभी स्वॉर्ड्स को अपने अंदर खींचने लगता है और साथ ही साथ वह बवंडर सीधे जाकर उस स्वॉर्ड कल्टिवेटर कोन यून फैंग से टकराता है, जिससे वह बंदा तुरंत पीछे हट जाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। वह बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसने कौन सी टेक्निक का यूज करके मेरे सबसे शक्तिशाली मूव को भी खत्म कर दिया? वहाँ पर जो नी फैंग होता है वो कोन यून फैंग की तरफ जाकर कहता है, तुम अभी इस गेम में बच्चे और तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक अभी काफी ज्यादा लो है। वहाँ पर कोन यून फैंग काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा अपने ऊपर शर्म भी महसूस कर रहा था। और गाइस, अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही डाल रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 5 और 6। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो नी फैंग और कुन यून फैंग के बीच में फाइट हुई थी, जहां पर नी फैंग ने बहुत ही आसानी से कुन यून फैंग यानी उस स्वॉर्ड कल्टिवेटर को हरा दिया था। वो स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी काफी ज्यादा शौक में था। नी फैमिली के सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी नी फैमिली का बंदा बोलता है, हमने फर्स्ट राउंड जीत लिया है सी फैमिली वालों, जल्दी से अपना दूसरा बंदा भेजो। ये कुन यून फैंग ना तुम्हारी तरफ से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था, तो क्या अब तुम्हारे पास कोई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर नहीं बचा है? और इधर हमें दिखाया जाता है सी फैमिली के बंदे की तरफ, वो भी सोचने लगता है कि कुन यून फैंग हमारे ग्रुप का ना सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है और वो एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर था, पर फिर भी वो बहुत ही आसानी से नी फैंग से हार गया। तभी वो जो सी फैमिली का बंदा होता है उसी छक्के नियर गाइस, जो छक्का नियर दिख रहा है ना, यही जो सी फैमिली उसका यंग मास्टर है। वह बंदा बोलता है, यंग मास्टर अब हम किसको भेजे? हमारी तरफ से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा हार चुका है। सी फैमिली का बंदा कहता है, तुम लोग टेंशन मत करो, और वह एक बंदे को बुलाता है।
वहाँ पर वो बंदा खड़ा होता है और उसने एक अजीब सी टोपी पहनी हुई थी। वह सीधे अरीना के बीच में आ जाता है। वहाँ पर नीफेंग तुरंत इस बंदे की कल्टीवेशन पहचान लेता है और कहता है ये तो ब्लड चेंजिंग लेवल पर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं अरे ये सी फैमिली वाले पागल हो चुके हैं। यहाँ पर तो यंगर जनरेशन वालों की फाइट होने वाली थी, बट इन्होंने तो एक ब्लड चेंजिंग लेवल के कल्टीवेटर को बुला लिया है। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसे सी फैमिली वालों ने हायर किया हुआ है। तभी वहां पर नीफेंग आगे बढ़ता और कहता है अबे सी फैमिली वालों, तुम लोग पगला उगला तो नहीं चुके हो? तुम लोग ब्लड चेंजिंग लेवल के कल्टीवेटर को बुला रहे हो और ये भी बंदा हायर किया हुआ बंदा लग रहा है। क्या अब तुम्हारे सेक्ट में कोई भी एकदम दमदार बंदा बचा उचा नहीं है क्या? और वो सी फैमिली से थोड़ा सा ऐसे उससे बात कर देता है। तभी वो जो बंदा होता है सी फैमिली का, वह कहता है अरे हम तुम लोग से जीतने के लिए ना कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, हिम्मत है तो अब लड़कर दिखाओ। तभी वहां पर वो जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है वह नीफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तू डर गया क्या बच्चे? अच्छा चुपचाप अपनी फैमिली को ले और यहाँ से निकल जा। और गाइस मैं आपको यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता देता हूँ। पहले जो स्टार्टिंग में होती है ना वो ओपनिंग चक्रा रियलम होता है जिसमें 3 लेवल होते हैं, लो, मीडियम और एकदम पीक। और उसके बाद आता है ब्लड चेंजिंग रियलम और ये जो बंदा है ना वो ब्लड चेंजिंग रियलम पर है। वहाँ पर नीफेंग कहता है अबे किसने कहा कि मैं तुझसे डर गया, मैं तुझसे फाइट करूंगा। वहाँ पर वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर नीफेंग की बात सुनकर कहता है लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू अभी ओपनिंग चक्रा रियलम के पीक पर है मुझे लगता है, और मैं इस टाइम ब्लड चेंजिंग रियलम पर हूँ, तुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर तू ज्यादा मेरे हाथों पिटना उठना नहीं चाहता ना तो चुपचाप हार मार वहाँ से निकल जा। बट वहाँ पर नीफेंग बोलता है चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर वो बंदा बोलता है ठीक है तो तू आप पिटने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन नीफेंग इतना खतरनाक है और इतनी स्पीड से अटैक करता है ना उस ब्लड चेंजिंग रियलम वाले बंदे पर कि एक ही झटके में ब्लड चेंजिंग रियलम वाले बंदे के ना गले पर कट लग जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? इस बंदे की स्पीड मुझसे भी काफी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है? ये असंभव है, मैं ब्लड चेंजिंग रियलम पर हूँ और वो बंदा नीफेंग मुझसे एक लेवल नीचे पर, फिर भी वो मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? गाइस यहाँ पर नीफेंग ने उस बंदे के गले पर अटैक किया था। अगर नीफेंग ने थोड़ा सा और स्वाद उधर कर दिया होता ना इस बंदे का पूरा गला ही उड़ गया होता। वहां पर जितने भी बंदे होते हैं साथ ही साथ सी फैमिली के और वहां पर जितने भी ऑडियंस थी वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये नीफेंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। तभी हमें उस छक्के नियर बंदे को दिखाया जाता है। गाइस इस बंदे का नाम शी फैमिली का यंग मास्टर होता है, वो भी काफी ज्यादा शौक होता है। और इधर नी फैमिली के जितने भी बंदे होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहते हैं नीफेंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है यार। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो अपने स्वाड को वापस रख लेता है और फिर वह सी फैमिली के यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर सी फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है नीफेंग भाई हम तो वैसे ही। तभी नीफेंग बोलता है तुम लोग हार मानते हो ना? वहां पर वो यंग मास्टर बोलता है हाँ हम हार मानते हैं, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वहां पर नीफेंग बोलता है ये हुई ना अच्छी बात है, और एक बात ध्यान रखना मुझसे और मेरी फैमिली से कभी भी पंगे लेने की कोशिश मत करना है। वो यंग मास्टर बोलता है ठीक है और वो काफी ज्यादा डर भी गया होता है। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना अपनी फैमिली के पास पहुंचता है। तभी जो सेकंड अंकल का बेटा फियरे होता है वह नीफेंग का एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हुए कहता है नीफेंग भाई तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो यार। उसके बाद नीफेंग बोलता है चलो चलो मक्खन मत लगाओ, आप चलो अपने फैमिली वापस चलते हैं। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वहां से सभी के साथ निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस ब्लड चेंजिंग रियलम के बंदे को जो सी फैमिली के यंग मास्टर की तरफ झुकते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाया। वहां पर वो छक्का नियर वाला यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते साले तेरी वजह से हमारी पूरी फैमिली की इज्जत डूब गई। और वह तुरंत अपने पास से स्वाड निकालता और कहता अब तुम मरेगा। तभी जो कोन यून फैंग होता है ना वो उस यंग मास्टर का हाथ पकड़ लेता और कहता है क्या कर रहे हो, एक बार अपने चारों तरफ देखो, अगर तुम इसे यहाँ पर मार देते हो ना तो हमारा ही नुकसान होगा। हमारे पास वैसे भी ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर्स की कमी है और तुम वैसे ही हमारे लोगों को नहीं मार सकते। वहां पर यंग मास्टर बोलता है ठीक है कौन यून फेंग है। उसके बाद वहां से वो सारे लोग गुस्से में एकदम लात पटकते हुए निकल जाते हैं
और इधर हमें दिखाया जाता है वो जो नीफ फैमिली का यंग मास्टर होता है ना, वह जाते जाते मन ही मन सोचता है मुझे जल्दी से ये सारी घटनाएं अपने पैट्रियार्च को बतानी होगी ताकि वह नीफ फैंग को जान से मार सके, वरना नीफ फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी नीफ फैंग की वजह से। उसके बाद हमें बाहर सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर नीफ फैंग के फादर और बाकी फैमिली एल्डर्स होटल की तरफ बढ़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खबर मिल चुकी होती है कि नीफ फैंग एक ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर से फाइट करने वाला है। इसलिए नीफ फैंग के फादर काफी ज्यादा टेंशन में थे। उन्हें नीफ फैंग रास्ते में ही मिल जाता है। वहां पर नीफ फैंग के फादर बोलते हैं नीफ फैंग तुम ठीक हो ना। तभी नीफ फैंग के आसपास जितने भी नीफ फैमिली के बंदे होते हैं ना, वह नीफ फैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं पैट्रियार्च नीफ फैंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने एक ही अटैक में ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर को हरा दिया। यह बात सुनकर वहां पर सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तभी वहां पर वो बंदा बोलता हाँ, और इसने कॉन्यून फैंग को भी हरा दिया जो को फैमिली का ना यंग मास्टर है। और आप जानते हैं कि कॉ फैमिली काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर नीफ फैंग के फादर नीफ फैंग की इतनी ज्यादा तारीफ को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यानी इस टाइम नीफ फैंग और बाकी लोग तुम सारे लोग सेक्ट से कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब स्टीव फैमिली को खबर मिलेगी कि नीफ फैंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है तो पक्का ही नीफ फैंग को मारने के लिए कोई ना कोई चाल चलेगी और साथ ही साथ तुम लोग पर भी खतरा बन सकता है। इसीलिए तुम लोग कुछ टाइम तक सेक्ट में रहो। उसके बाद वहां पर जो नीफ फैंग के फादर यानी पैट्रियार्च सभी एल्डर्स से बोलते हैं एल्डर्स सेक्ट में एकदम सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कुछ टाइम बाद जहां पर नीफ फैंग सोया होता है और वह सपना देख रहा होता है कि नीफ फैमिली पर अटैक हुआ है और सारे लोग नीफ फैमिली को मार रहे हैं। बहुत ही बुरी तरह से नीफ फैमिली को मारा जा रहा है। वहां पर नीफ फैंग भी इस सपने से काफी ज्यादा टेंशन में होता है। नीफ फैंग देखता है कि पूरी नीफ फैमिली को तबाह कर दिया गया है और इस पर बहुत सारे लोगों ने हमला किया है। तभी नीफ फैंग जल्दी से अपनी आंखों को खोल देता और कहता है ये तो एक सपना था, बट ये सपना हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ भी था और बहुत सारे नीफ फैमिली के बंदे मारे भी गए थे। कुछ टाइम बाद ना यहाँ पर हमारी माइंड में बहुत सारे रेयर रिसोर्सेज मिलेंगे जिसको पाने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स हमारी फैमिली पर अटैक करेंगे और हमारी फैमिली के खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग बनाई जाएगी। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा। और वैसे भी 2 महीने बाद क्लैंस गैदरिंग है गाइस। क्लैन गैदरिंग में ना बहुत सारे क्लैंस के ट्रू जीनियस फाइट करते हैं। वहां पर नीफ फैंग बोलता है मैंने बहुत सारे अपनी बॉडी पर रिसोर्सेज लगा लिए, बट मेरी कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग रियलम तक नहीं पहुंची। मुझे हाई लेवल की मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए मुझे सेक्ट से बाहर जाना होगा। और यही सारी बातों को सोचते हुए सीधे अपने फादर के पास जाता है और कहता है फादर मुझे सेक्ट से बाहर जाना है ताकि मैं कुछ मेडिसिन ला सकूं। वहां पर उसके फादर बोलते हैं तुम अभी बाहर नहीं जा सकते, हमने सूत्रों से पता किया ना कि सी फैमिली वाले तुम्हें मारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं। तुम सेक्ट से बाहर जाओगे ना, हो सकता है कि सी फैमिली वाले तुम पर अटैक करवा दे और इस टाइम तुम पर बहुत ही ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। वहां पर नीफ फैंग बोलता फादर आप टेंशन मत करिए, मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा बल्कि सी की तरफ जाऊंगा। मुझे सी के एक अलग से द्वीप पर जाना है जहां पर मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्दी जल्दी बढ़ा सकूं। और वैसे कब तक हम अपने इस सेक्ट में छुप कर रहेंगे और कभी न कभी तो हमें सी फैमिली से पंगा लेना ही पड़ेगा। वैसे आप चिंता मत करिए, क्लेंस गैदरिंग कुछ टाइम होने वाली है ना, तब मैं सी फैमिली के ट्रू जीनियस को उनकी औकात दिखा दूंगा। इसके लिए मुझे सी में जाना है और एक अलग द्वीप में कुछ मुझे मेडिसिन लानी है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मुझे वो सारी मेडिसिन मिल गई ना तो मैं काफी तेज और काफी जल्दी से अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा। इसलिए मुझे सी में जाने के लिए एक जहाज का इंतजाम करवा दीजिए। उसके फादर बोलते हैं ठीक है, मैं जहाज का इंतजाम करवा दे रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीफ फैंग के फादर ने नीफ फैंग के लिए एक जहाज का इंतजाम करवा दिया था। वहाँ पर नीफ फैंग के फादर बोलते हैं तुम समुद्र में बढ़िया से यात्रा करना और तुम लोग पायरेट से बच कर रहना, पायरेट्स गाइस डाकू। उसके बाद जो नीफ फैंग होता है ना वो अपने जहाज में बैठकर अलग द्वीप पर जाने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और सी फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ पर सी फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है ना वो बैठकर अपने कुर्सी पर चाय पी रहा होता है। तभी एक बंदा उसके पास दौड़ता हुआ आता और कहता है पैट्रियार्च बहुत ही बड़ी बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर लेकर आए हूँ।
जो नी फेंग है ना वो अपने घर से बाहर निकल चुका है। वहां पर पेट्रियास बोलते हैं तो तुम लोग इंतजार क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ उसको मार दो। वह बंदा बोलता है पेट्रियास जो नी फेंग है ना वो समुद्र में गया है। तो उस पेट्रियास बोलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना नी फैमिली वालों ने उसके साथ पावरफुल कल्टिवेटर्स भेजे हो, तो क्या हमें बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के कल्टिवेटर्स को भेजने की जरूरत है। तभी वहां पर वो बंदा बोलता है नहीं, नी फेंग के साथ है जितने भी बंदे हैं ना वो सारे ओपनिंग चक्रा रियलम पर हैं। अगर हम ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टिवेटर्स को नी फेंग को मारने के लिए भेजे ना तो नी फेंग बचेगा ही नहीं। पेट्रियाज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है नी फैमिली के पेट्रियाज का दिमाग खराब हो चुका है कि उसने नी फेंग के साथ पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं भेजा है। वह बंदा बोलता है हाँ पेट्रियाज। तभी वहां पर जो नी फेंग का मतलब सी फैमिली का पेट्रियाज होता है ना वो कहता है जाओ नी फेंग को मारने के लिए ना 2 ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टिवेटर के साथ जाओ और नी फेंग को जान से मार दो। वह बंदा बोलता है ठीक है पेट्रियास मैं अभी निकलता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाए नी फेंग के जहाज की तरफ है जहाँ पर जो नी फेंग होता है ना वह समुद्र में जा रहा होता है। तभी उसके आसपास के बंदे बोलते हैं भाई तू किधर जा रहा है, देख 1.5 किलोमीटर के अंदर ही ना सॉरी गाइस 1 किलोमीटर के अंदर ही ना ये पायरेट्स का इलाका पड़ जाता है। अगर हम उधर जाएंगे ना तो पायरेट्स हम पर अटैक कर देंगे और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। वहां पर नी फेंग कहता है तुम लोग टेंशन मत करो, मेरे डायरेक्शन को बस फॉलो करो, पायरेट्स के इलाके में नहीं पहुंचोगे। तभी उन्हें एक बर्ड उनके जहाज को फॉलो करता हुआ एकदम दिखाई देता है। तभी एक बंदा बोलता है अरे ये तो सी फैमिली का ग्राई फैकोन बर्ड है ना जो किसी बंदे के पीछे लगाया जाता है ताकि वो लोग उस बंदे को ट्रैक कर सकें। यानी सी फैमिली वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पर नी फेंग बोलता है अरे तुम सी फैमिली वालों की टेंशन मत करो, तुम लोग बस मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस टापू पर चलो। तभी वहां पर वो बंदे सोचने लगते हैं नी फेंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुका है, वो कभी समुद्र में आया भी नहीं है बट वो पायरेट्स के इलाके में नहीं गया और उसने एक टापू भी खोज लिया, आखिर नी फेंग है कौन। तभी वहां पर दूसरा बंदा कहता है पता नहीं यार, लगता है नी फेंग ना ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उस समुद्र में कई बार आ चुका है। उसके बाद जो नी फेंग होता है ना एक टापू पर अपने जहाज को लेकर जाता है। नी फेंग कहता है सारे लोग यहीं पर उतरो। नी फेंग उस टापू पर उतर जाता है और इधर उधर थोड़ा सा घूमने लगता है और वहां पर रहने के लिए ना जगह बनाने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है अरे ये तो सी फैमिली का जहाज है ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सी फैमिली का जहाज भी वहां पर आ जाता है। उस जहाज पर केवल 2 ही बंदे थे और वो दोनों बंदे ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टिवेटर थे। वहां पर एक बूढ़ा बंदा बोलता है आज नी फैमिली वाले मरेंगे। तभी नी फेंग के साथ आया हुआ बंदा बोलता है अरे भाई और होंग है ना ये तो सी फैमिली के ब्लड चेंजिंग रियलम के काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। तभी वहां पर बाई और होंग आ जाते हैं और कहते हैं नी फैमिली के नी फेंग आज तू मुझे यहाँ पर मिल गया, तेरे फैमिली वाले तो काफी ज्यादा मतलब तेरे ऊपर ध्यान नहीं देते यार। वो लोग जानते थे कि हम तुझे मारने के लिए तुझ पर नजर रखे हुए हैं पर फिर भी उन्होंने तुझे सेक्ट से बाहर भेजा। तभी वहां पर जो नी फेंग होता है वह कहता है सच में तुम मुझे मार दोगे, अगर तुम मुझे मार दोगे ना तो पक्का ही सी फैमिली और नी फैमिली के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक और खूनी फाइट होगी। तुम सच में ये फाइट देखना चाहते हो। तभी वो दोनों बंदे हंसते हुए कहते हैं हाँ हम ये फाइट देखना चाहते हैं, वैसे चल हम तुझे बताते हैं, जब हम तुझे मार देंगे ना तो कुछ टाइम बाद हम तेरे सी फैमिली पर भी अटैक करेंगे, सॉरी गाइस नी फैमिली पर अटैक करेंगे और साथ ही साथ पूरी नी फैमिली को तबाह कर देंगे। इस शहर में ना केवल सी फैमिली का राज होगा, नी फैमिली का एकदम नक्शा ही मिटा देंगे और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पर एक बंदा सीधे अपनी स्वॉर्ड से सीधे नी फेंग पर अटैक करता है। नी फेंग तुरंत उसके स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करता है। वहां पर नी फेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। नी फेंग ने यहाँ पर अपनी स्पीड की पावर का यूज किया हुआ था और इस बार हमें यहाँ पर ब्लैक सीन कर दिया जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नी फेंग आर पार हो चुका होता है और जिस बंदे पर नी फेंग ने अटैक किया था ना उस बंदे का स्वॉर्ड भी टूट जाता है और साथ ही साथ वो बंदा तुरंत जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। वह बंदा तुरंत वहीं पर जान से मारा जाता है। सी फैमिली का दूसरा कल्टिवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, नी फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड मैं डाल रहा हूँ तो यहीं पर बने रहिए।
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 7। तो अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नीफेंग और सी फैमिली के एल्डर के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें नीफेंग ने एक ही अटैक में उस ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर को जान से मार दिया था और वह कल्टीवेटर वहीं पर मरकर जमीन पर गिर जाता है। नीफेंग अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए बोलता है दूसरे एल्डर से, साले अब तू बचकर कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगा था कि तू बहुत ही ज्यादा समझदार है और तू हम बहुत ही आसानी से हम लोग का पीछा कर पा रहा है? यह मेरा ही प्लान था। अब तू पक्का ही मेरे हाथों यहाँ से मरने जा रहा है। वहां पर दूसरा एल्डर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि नीफेंग ने जिस एल्डर को मारा था ना, वो एल्डर इससे भी ज्यादा पावरफुल था। वहां पर वो बंदा तुरंत झुककर नीफेंग से माफी मांगने लगता और कहता, नीफेंग भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो पर वहां पर नीफेंग उससे कहता है, तू मुझे यहाँ पर मारने आया था ना, अब चल। नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता और एक ही झटके में उस बंदे को वहां पर मार देता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। नीफेंग का जो जहाज होता है ना फिर से समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। तभी जो नीफेंग के साथ आए हुए बंदे होते हैं उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अरे भाई नीफेंग भाई तो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते जा रहे हैं यार। जब से उनकी बॉडी के अंदर से हीट पॉइजन निकला है ना और जब से उनकी कंडीशन ठीक हुई है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो गए हैं। वह इस टाइम ओपनिंग चक्रा रियलम पर है, बहुत ही आसानी से वो एक ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदे एक दिशा में देखते हैं और कहते हैं कोई बंदा हमारा पीछा कर रहा है। उसके बाद वो लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वहां पर एक बंदा दूरबीन से उन्हीं पर नजर रख रहा होता है। गाइस ये पायरेट का खबरी होता है, मतलब डाकू का खबरी होता है। उसके बाद नीफेंग को वो लोग जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं। नीफेंग भी बाहर निकलता है। तभी वहां पर एक बंदा बोलता है, लगता है हम लोग पायरेट्स के इलाके में आ रहे हैं और पायरेट्स हमसे कभी से पीछा कर रहे हैं। पायरेट्स में जो उनका लीडर होंग टियान है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वह पूरे पायरेट्स में ना सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उसकी कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग रियलम से ऊपर बॉडी रिन्यूएबल रियलम पर जा चुकी है। वहां पर नीफेंग बोलता है, हमारे ऊपर अगर किसी भी पायरेट्स ने अटैक किया ना वो पायरेट्स जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। हमारी फैमिली के थर्ड एल्डर यानी मेरे थर्ड अंकल को इन्हीं पायरेट्स के लीडर होंग टियान ने ही मारा है। वहां पर नीफेंग की बातों को सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है नीफेंग, हमारी फैमिली के थर्ड एल्डर कुछ प्रीशियस सामान लेकर समुद्र रास्ते हमारे सेक्ट ही आ रहे होते हैं, बट वो सीप अचानक से गायब हो चुकी थी। बट अब तुम कह रहे हो कि हमारे फैमिली के थर्ड एल्डर को उस पायरेट्स के लीडर होंग टियान ने ही मारा है। वहां पर नीफेंग बोलता है, तुम ही सोचो इस समुद्र में आखिर कौन इतना ज्यादा पावरफुल है जो हमारी फैमिली के थर्ड एल्डर को मार सकता है। उनकी भी कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल रियलम पर थी। और गाइस मैं आपको यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताता हूँ। पहला होता है ओपनिंग चक्रा रियलम, दूसरा ब्लड चेंजिंग रियलम, उसके ऊपर होता है बॉडी रिन्यूएबल रियलम। और इन सभी लेवल्स में 3 सब लेवल होते हैं, लो, मिड और एकदम पीक। और जो हमारा हीरो नीफेंग है ना उसकी कल्टीवेशन ओपनिंग चक्रा रियलम के पीक पर है, यानी जब नीफेंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू करेगा तो वो ब्लड चेंजिंग रियलम पर पहुंचेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एक पायरेट्स की ग्रुप की तरफ। इस पायरेट ग्रुप का नाम होता है ब्लैक वाटर गैंग और उनका जो लीडर होता है और सारे बंदे होते हैं वो नीफेंग के जहाज की तरफ ही बढ़े होते हैं। तभी जो नीफेंग का एकदम ऊपर वाला बंदा खड़ा होता है वो सभी को जानकारी देता है, ये ब्लैक वाटर गैंग का बेड़ा है और इनमें जो इनका लीडर है ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं बल्कि ब्लड चेंजिंग रियलम के स्टार्टिंग लेवल पर है। नीफेंग तो इसे बहुत ही आसानी से मार सकता है। सारे लोग थोड़ा भी डरने उड़ने की बात नहीं है, अब हम इनकी माँ बहन एक करेंगे। जो ब्लैक वाटर गैंग का लीडर होता है वो नीफेंग के जहाज की तरफ देखता है और वह देखता है कि नीफेंग का जहाज ना बिना डरे हुए उसके पास से ही गुजर रहा है। वहां पर ब्लैक वाटर गैंग का लीडर भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वह मन ही मन सोचते हुए बोलता है,
लगता है मेरा इस समुद्र पर से ना डर और खत्म हो गया है। आज मैं इन सभी को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके सभी साथी कहते हैं हाँ लीडर, इन सभी को जान से मार दीजिएगा। तभी जो ब्लैक वाटर गैंग का लीडर होता है ना, वह नीफेंग की जहाज की तरफ चिल्लाकर बोलता है साले अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो सारी चीजें हमारे हवाले कर दो। तभी नीफेंग के जहाज पर से एक बंदा बोलता है अबे हिम्मत है तो जहाज पर आना, उसके बाद हम तेरे को बताते हैं। जहाज पर अगर हम लोग के चढ़ गया ना तो तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। यह बात सुनकर ब्लैक वाटर गैंग के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता रुक अभी मैं तेरे जहाज पर आता हूँ। तुरंत वो अपने जहाज पर से सीधे नीफेंग के जहाज पर छलांग लगा देता और कहता है अब साले तू लोग मरेंगे। नीफेंग वहां पर आ जाता और कहता है तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तूने बहुत लोग को लूटा और बहुत लोग को जान से मारा है। वहां पर ब्लैक वाटर गैंग के लीडर बोलते हैं अरे लीडर ये तो ओपनिंग चक्र रियलम का कल्टीवेटर है, ये आपको चैलेंज दे रहा है। वहां पर नीफेंग बोलता है चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नीफेंग वहां पर अपनी शॉट को निकालता है और वहां पर एक ही झटके में उस लीडर को जान से मार देता है। गाइस हमें यहाँ पर फाइट नहीं दिखाई गई है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर नीफेंग अपने जहाज पर बैठकर आगे की यात्रा को तय कर रहा होता है। नीफेंग के सभी साथी बोल रहे होते हैं हमें विश्वास नहीं होता कि ब्लैक वाटर गैंग इतनी आसानी से खत्म हो गया। नीफेंग भाई ने तुमको ऐसा मारा ना कि उनका सातों पुश्त एकदम खत्म हो गया होगा। और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहते हैं। नीफेंग अपने सामने के आइलैंड को देखता और कहता फाइनली मैं वोल्केनो आइलैंड पर आ ही गया और ये जगह आज भी वैसा ही दिखता है जैसा मेरे पास्ट में था। नीफेंग इस आइलैंड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी नीफेंग का एक बंदा उसके पास आता और कहता यंग मास्टर आप इस वोल्केनो आइलैंड पर क्यों आना चाह रहे थे। नीफेंग बोलता है यहाँ की एनर्जी को मैं अब्सॉर्ब करके अपने आप को लेवल अप करने वाला हूँ, अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तुम लोग को यहाँ पर जो करना है करना, कल्टीवेशन करना और यहाँ की जहाजों की देखभाल करना। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो अपने सभी साथियों के साथ उस वोल्केनो आइलैंड पर उतर जाता है। वहां पर सभी साथी उसके बोलते हैं हम तो मछलियां पकड़ेंगे और समुद्र में से भून भून कर खाएंगे। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो वोल्केनो में जाने लगता है। गाइस ये जो आइलैंड था ना वो पूरा वोल्केनो से ही बना हुआ था। नीफेंग अपने पास से एक चमचमाती हुई चीज निकालता है जो चारों तरफ रोशनी फैला रही होती है। नीफेंग वोल्केनो के अंदर चला जाता है और उसके सेंटर पॉइंट को ढूंढ लेता और कहता है फाइनली मैंने इस वोल्केनो के कोर को ढूंढ ही लिया। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो तुरंत वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और आसपास की पूरी वोल्केनो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। गाइस नीफेंग आसपास की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगता है। नीफेंग कुछ ही देरी में ना पीक ऑफ चैप्टर रियलम को ब्रेक थ्रू करके वो अपने आप को ब्लड चेंजिंग रियलम में लेवल अप कर लेता है। नीफेंग यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डाल रहा हूँ तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 8 को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा बहुत ही तेज दौड़ते हुए सीधे सी फैमिली के पैट्रियार्च के पास जाता और कहता है पैट्रियार्च सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। वहां पर जो सी फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह चाय पी रहा होता और कहता है आखिर क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गया। तभी वह बंदा बताता है कि हमने जिन बंदों को नीफेंग को मारने के लिए भेजा था ना वो सारे बंदे मारे जा चुके हैं। अभी अभी हमें खबर मिली है। सी फैमिली का पैट्रियार्च जैसे ये न्यूज सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या हमारे सारे बंदे मारे जा चुके हैं। क्या नी फैमिली ने चुपके से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को नीफेंग के पीछे लगा दिया है जिन्होंने हमारे भेजे गए बंदों को मार दिया है। वहां पर वो गार्ड बोलता नहीं, नीफेंग ने खुद उन सभी कल्टीवेटर को जान से मारा है। वहां पर सी फैमिली का पैट्रियार्च यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता क्या
बट ये कैसे हो सकता है? नीफेंग तो अभी चक्रा ओपनिंग रियलम का कल्टीवेटर है, बट हमने जिन बंदों को नीफेंग को मारने के लिए भेजा था वो सारे ही ब्लड बर्निंग रियलम के कल्टीवेटर थे। आखिर ये कैसे हो सकता है? वहां पर सी फैमिली का पैट्रियास तुरंत जाकर अपने सीट पर बैठता, तुरंत अपने पास से कागज निकालते हुए उस पर कुछ लिखने लगता और कहता है ये लेटर ले जाकर ना फेमस होंग टियान को। तो गाइस ये जो होंग टियान है ना वो समुद्री डाकू है, जो समुद्री डाकू का एकदम लीडर है। समुद्री डाकू में यही सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। सी फैमिली का पैट्रियार्च कहता है जल्दी से जाओ और सी शार्क गैंग, गाइस जो होंग टियान है ना वो सी शार्क गैंग का लीडर है। सी फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है जाओ होंग टियान को ये लेटर पहुंचाओ और उससे कहो कि सी फैमिली के पैट्रियार्च ने उससे खुद नीफेंग को मारने के लिए कहा है। जो होंग टियान है ना वो बॉडी रेनवल लेवल का कल्टीवेटर है, यानी ब्लड बर्निंग लेवल का ऊपर का कल्टीवेटर जो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर का तुलना एक एल्डर के साथ किया जा सकता है। और यह खबर थोड़ा भी लीक नहीं होना चाहिए कि हमने नीफेंग को मारने के लिए होंग टियान को हायर किया हुआ है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है वोल्केनो माउंटेन में, जहाँ पर जो नीफेंग होता है वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नीफेंग की कल्टीवेशन इसमें ब्लड बर्निंग रियलम पर होती है। नीफेंग मन ही मन सोचता है मैंने लावा की पावर से अपने आप को लेवल अप कर लिया है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नी फैमिली के गार्ड की तरफ, जो सोचते हुए कहता है नीफेंग तेरी मौत बहुत ही जल्दी पास आ रही है। और वह सी फैमिली का बंदा कहता है देखता हूँ कि होंग टियान के हमले से तुझे कौन बचाएगा। तेरी कल्टीवेशन अभी चक्रा ओपनिंग रियलम पर है ना, लेकिन होंग टियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सी शार्क गैंग के इलाके में पहुंच चुका होता है। आसपास पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है, आसमान में बिजलियां उजलियां तड़क रही होती है। वहां पर वो बंदा तुरंत एक गुफा में जाने लगता है। वहां पर वो बंदा बोलता है सी फैमिली का गुफा काफी ज्यादा डरावनी है। और हमें वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी मालिश वालिश कुछ लड़कियां कर रही होती हैं। और गाइस से ये सी शार्क के गैंग का लीडर होंग टियान होता है, जो कई काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। तभी जो सी फैमिली का गार्ड होता है ना वह तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और आसपास के सभी बंदों को देखता है और मन ही मन सोचता है यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो सारे ही ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल के कल्टीवेटर हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और उनकी पावर का तुलना मैंने जिन लोगों को नीफेंग को मारने के लिए भेजा था ना उनसे सभी से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है। तभी वहां पर जो होंग टियान होता है ना वह उस सी फैमिली की बंदे की तरफ देखकर बोलता है अरे तुम तो सी फैमिली के बंदे हो ना, आखिर सी फैमिली ने मुझे किस तरह से हेल्प मांगी है। तभी वो बंदा होंग टियान को ग्रीट करता और तुरंत अपने पास से एक लेटर निकालता और कहता है ये हमारे फैमिली के पैट्रियार्च ने अपने हाथों से खुद लिखा है, वो आपसे एक मदद चाहते हैं। तभी वहां पर जो होंग टियान होता है ना वह उस लेटर को ले लेता है और लेटर को लेकर वो पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या सी फैमिली का पैट्रियार्च एकदम पागल हो चुका है, उसने मुझे नी फैमिली के यंग मास्टर जो अभी एक बच्चा है उसे मारने के लिए भेजा है। क्या आप सी फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया बात है। वहां पर जो होंग टियान होता है उसकी हंसी रुक ही नहीं रही होती है। तभी वहां पर जो गार्ड होता है वह कहता है सीनियर होंग टियान नीफेंग कोई बहुत ही ज्यादा आसान शिकार नहीं है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसने चक्रा ओपनिंग रियलम में रहते हुए ब्लड चेंजिंग रियलम के 2 कल्टीवेटर्स को मार दिया जिन्हें हमें नीफेंग को मारने के लिए भेजा था। आप इसी बात से उस बंदे की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए हमारे पैट्रियार्च चाहते हैं कि आप जाकर नीफेंग को जान से मार सके। तभी वहां पर जो होंग टियान होता है वह कहता है तुम मेरे ये चारों गार्ड्स लेकर चले जाओ, ये ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक लेवल के कल्टीवेटर हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये लोग बहुत ही आसानी से नीफेंग को मार सकते हैं। तभी वो जो सी फैमिली का गार्ड होता है ना वो होंग टियान से बोलता है सीनियर आप समझे नहीं, नीफेंग काफी ज्यादा खतरनाक है। हमने पहले भी ब्लड चेंजिंग लेवल के कल्टीवेटर्स को उसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से उन सभी कल्टीवेटर्स को मार दिया था। तभी वहां पर जो होंग टियान के गार्ड होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम नीफेंग को नहीं हरा सकते, हम लोग कमजोर तुम्हें दिखाई देते हैं क्या। तभी वहां पर वो सारे गार्ड उस गार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो गार्ड बोलता है अरे आप लोग मेरी बातों को गलत समझ है,
मैं चाहता हूँ ना कि होंग टियान आप सभी के साथ है नी फैंग को घेर कर जान से मार दे। मैं जानता हूँ अब चारों काफी ज्यादा पावरफुल है, बट ऐसा भी हो सकता है नी फैंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो कोई ना कोई तिगड़म लगाकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाए। अगर एक बार वो ऐसा कर लेता है ना तो शायद हमें नी फैंग की लोकेशन ढूंढने में फिर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। तभी वहां पर जो होंग टियान होता है ना वो उस गार्ड से बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे ये चारों वॉरियर काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है, ये लोग बहुत ही आसानी से नी फैंग को जान से मार सकते हैं, तुम टेंशन बिल्कुल मत करो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वोल्केनो आइलैंड की तरफ। वोल्केनो आइलैंड में नी फैंग के साथ आए हुए सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो लोग समुद्र में देखते हैं कि उन्हीं की तरफ बहुत सारे शिप्स बढ़ रहे हैं। तभी वहां पर एक बंदा बोलता है, यहाँ पर तो बहुत सारे शिप्स आ रहे हैं, जरूर ये दुश्मन के ही शिप्स होंगे। उसके बाद में होंग टियान के भेजे गए चारों गार्ड्स में से एक गार्ड्स को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिक की पावर का यूज करते हुए तुरंत काले धुंध से एक खंजर बना लेता है। और वहां पर एक लड़की भी होती है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लगी रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो नी फैंग का गार्ड होता है ना वो दूरबीन से देखता और कहता है, जल्दी से सारे लोग जाओ और नी फैंग को इन्फॉर्म करो कि हम पर होंग टियान के गार्ड्स ने अटैक कर दिया है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसा नी फैंग कहे वैसा करो। अगर वो लोग भागने को कहता है तो हम जल्द से जल्द यहाँ से भागने की तैयारी कोई ना कोई करेंगे। इधर हमें नी फैंग को दिखाया जाता है, नी फैंग की कल्टीवेशन काफी तेज बढ़ी होती है। नी फैंग इसमें ब्लड चेंजिंग रियलम के मिड लेवल तक पहुंच चुका होता है। तभी उसके पास एक गार्ड दौड़ता हुआ आता और कहता है, नी फैंग गड़बड़ हो चुका है। नी फैंग कहता है, क्या हम पर होंग टियान ने अटैक कर दिया है? वो गार्ड बोलता है, नहीं, हम पर होंग टियान के चारों गार्ड ने अटैक किया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उन लोगों की कल्टीवेशन ना ब्लड चेंजिंग के पीक पर है। नी फैंग कहता है, अरे उनकी टेंशन मत करो, मैं उनकी ऐसी मारूंगा फिर से वो हमें हमारे पास नहीं आएंगे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।